हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज यूथ नंबर 101 यानी कि 101 है और हम लोगों ने 100 कर लिया है, सेंचुरी पार हो गई है और अब सेंचुरी के आगे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, सिर्फ एक लोगों का आंसर आया था और किसी का आंसर नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं उसका आंसर करूंगी आप लोग को। केयर की भारत में किस वर्ष में स्थापना हुई थी? तो 1950 में केयर की भारत में स्थापना हुई थी, मतलब केयर भारत में आया था। वहाँ केयर का जो है माध्यम से भारत में कार्य करना शुरू हो गया था। कब? 1950 से। ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाइए। आज का क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सूची 1 के क्षेत्रों को सूची 2 से मिलान करना है। NCPCR किससे जाएगा? NHRC किससे जाएगा? NCW किससे जाएगा? RCI किससे जाएगा? ठीक है, तो मैं बोलूँगी, आपको लिखना है या आपको रिकॉर्ड करना है, आपको जो मन करना है वो करना, मतलब सुनना है। NCPCR का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये किस में जाएगा? ये जाएगा आपका बालाधिकार में। ठीक, इसमें जाएगा बालाधिकार में, नहीं बाल अधिकार में। NHRC का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ पर जाएगा? मानव अधिकार पर जाएगा, मानव के अधिकार पर जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया और चौथा हो गया। उसके बाद NCW कहाँ जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और ये जाएगा आपका महिलाओं के अधिकार पर। RCI का क्या मतलब होता है? RCI है रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अपंग लोग जो होते हैं उनकी मदद के लिए होता है। 2413 ऑप्शन नंबर कहाँ है? 2413 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महिला कर्मियों द्वारा अनुभूत MSD की तीव्रता आरोही क्रम में निम्नलिखित व्यवसायों को व्यवस्थित करती है। कुम्हारी, पानी भरना, बर्तन धुलना, इन सब की बात हुई। फिशरी, ये कपास तोड़ने वाला काम, दफ्तर का काम। ठीक है, तो कुम्हारी दूसरों के घर में काम करना, मिट्टी का बर्तन बनाना। मिट्टी का बर्तन बनाने के साथ साथ अब नए ज़माने में कुम्हारी के लोग जो है बर्तन धुलने उलने का भी काम करते हैं। ठीक है, कहार और कुम्हार ये थोड़ी दो चीज़ें अलग हैं जात। कहार जो पुराने लोगों से ही, पुराने ज़माने से ही लोग बर्तन धुलाने का काम करते थे। अब तो भाई पढ़े लिखे हो गए, समाज पढ़ा लिखा हो गया, वो भी अब आगे बढ़ने लगे और बढ़ना चाहिए सबको आगे। लेकिन कहार और कुम्हार दो जाति होती थी। कुम्हार का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, और कहार का काम था दूसरों के घर में बर्तन धुलना, पानी भरना कुएं से। जो लोग बड़े लोग थे वो काम कराते थे। ठीक है, अब तो हर जात के लोग काम करते हैं। ठीक, तो ये कुम्हारी यानी कि बर्तन बनाने वाली या बर्तन धुलने वाली काम। तो सबसे इस लाइन में सबसे कम जो है स्थिति का काम यही है। फिशरी मतलब आपके जो मछली पकड़ने वाले कार्य होते हैं उनके अनुसार कार्य करना। कपास तोड़ने वाला कार्य, जो कपास तोड़ने वाला कार्य होता है, और दफ्तर में काम करने वाला, ये आपकी जो है चीज़ें हैं। इनको क्या करना है? एक लाइन से लगाना है। और लाइन से क्या होता है? सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? जो है कुम्हारी हो जाएगी। जो कुम्हारी होती है, कुम्हारी वाला काम जो औरतें करती हैं। फिर कपास तोड़ने वाला काम करती हैं, यानी कि आपका 3। उसके बाद फिशरी वाला काम करेंगी, उसके बाद 4। कहने का मतलब ये है कुल मिला के, सबसे पहले सबसे गरीबी स्थिति अगर देखी जाए तो कुम्हारी का काम होगा। उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपका जो है आ जाएगा कपास तोड़ने वाला काम। उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो फिश पकड़ने या फिशरी वाला काम हो जाएगा, जो मछली जो है पकड़ने वाली का बात हो रही है यहाँ पर। तो ये, और उससे पहले दफ्तर में काम करना, यानी 1 3 2 4 ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 1 3 2 4 ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारतीय संविधान के 73वां और 74वां संशोधन भारत की महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है, मतलब मील का पत्थर साबित होता है। सही है गलत वही आपको बताना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। दोनों बात अपनी जगह सही है। ये तो लिखित है और ये तो मानने वाली बातें हैं। महिलाएं बहुत काम कर रही हैं राजनीति में, लेकिन महिलाओं के लिए कोई महिला काम नहीं करती। ये अपनी जगह मानना एकदम तय है कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं होती हैं। आप अगर एक गलत तरीके से साड़ी पहनती है, गलत तरीके से कपड़े पहनती है, तो हंसी आपकी महिला ही उड़ाती है। आपको कोई काम नहीं आता तो हंसी और बुराई आपकी महिला ही करती है। आप सुंदर नहीं हो तो हंसी बुराई महिला करती है। आप सुंदर हो तो बेइज्जत करने का काम महिला ही करती है। मतलब हर तरीके से महिला ही महिलाओं को बुरा करती है, बुरा बनाती है, बुरा उनका सोचती है। लेकिन फिलहाल ये बुक है और ये पढ़ने लिखने का कार्य है, तो इसलिए ए और आर दोनों क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत चयन, क्षमता, मूल्यांकन और धारणा कार्य करने का चयन करता है। सही बात है। नया रूप आप भाई ग्रहण करना चाहें करें। जैसे मैं हूँ, मेरा मन करेगा जीन्स पहनने का तो पहनूंगी, मेरा नहीं मन करेगा नहीं पहनूंगी। मेरा मन करेगा रोटी मेकर लाने का लाऊंगी, मेरा मन करेगा नहीं लाऊंगी। मेरा मन करेगा आपके वैक्यूम क्लीनर लाऊंगी, मेरा मन करेगा नहीं लाऊंगी। मेरा मन करेगा एरोप्लेन से घूमूंगी, मेरा मन करेगा ट्रेन से घूमूंगी। ये मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। इसके अंतर्गत चयन क्षमता थी, मैंने पहले बोल दिया। मूल्यांकन आता है, वो भी सही है, और धारणा आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं एकदम। वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है क्या है? योग्य बनाना, ऊंचा उठाना, सशक्तिकरण, विकास। तो सशक्तिकरण होता है जो कल्याण संज्ञा को तेजी से, मतलब कल्याण करने का मतलब क्या होता है कि जब सशक्त रहता है तभी दूसरे का कल्याण कर सकता है। ठीक है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो आपकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तकला या हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं महिलाएं। गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिकी स्नातक छात्राएं। तो डायटीशियन गृह विज्ञान, पाक कला गृह विज्ञान, सिलाई गृह विज्ञान, हस्तशिल्प गृह विज्ञान, यानी कि आपकी गृह विज्ञान की जो बात हो रही है यही सही है। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? भाई देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको मतलब मुश्किल में डालने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप इसको सर्च करते हो, आप इसको खोजते हो, तो आपको कहीं 1928 दिखाता है, कहीं 1800 आपको 20 दिखाता है। ठीक है, कहीं 1920 दिखाता है। ये सारी चीज़ें इसकी हैं, लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा उचित इस ऑप्शन में यही लग रहा है, इसलिए इस ऑप्शन में यही माने जाएंगे। इसलिए बात हो रही है क्योंकि दूसरा अधिवेशन जो हुआ है वो 19 कहीं 89 में, 19 कहीं 89 में दिखा रहा है, सॉरी 1980 में दिखा रहा है, कहीं 1889 में दिखा रहा है। ठीक है, कहीं 1820 में दिखा रहा है, कहीं 1920 में दिखा रहा है। इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन ऑप्शन जो है वो आपका ए सही जाएगा। आप ए सही मानिएगा। हाँ, ये आपकी देखिए यहाँ पर एक लाइन है कि 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की मान्यता हुई थी। ये बात अपनी जगह सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए इसमें स्त्रियां तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो? ये कहाँ पर बोला गया था, किसने बोला था, ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रस्तावना में नहीं, प्रस्तावना में तो जो है समानता का अधिकार बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार में और आपातकालीन शक्तियों में। ठीक है, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बताया गया है कि जो है ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था की बात आ गई तो नीति निर्देशक तत्व आ जाते। मौलिक अधिकार आपके क्या है? शिक्षा के अधिकार, आपके जो है जमीन के अधिकार, वो भी अब जमीन भी सरकार के अधिकार में है, पूरी तरीके से आपके अधिकार में नहीं है, तो वो आपके 7-8 अधिकार हैं, वो आपके मौलिक अधिकार में आते हैं। लेकिन राज्य निर्देशक नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है आपका ये। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी जो है नया अधिनियम कब बना था बताना है आपको।
ये जो पारित हो मतलब बिल्कुल एकदम से सामने जब आया था तो वो आपका था क्या, 1992, ठीक है। लेकिन उसके पहले जब ये संसद में इसकी बात उठी थी और ये सब कुछ तय किया गया था, सब कुछ सही हुआ था, तो ये लिखित अधिनियम जो था वो 1992 में लिख दिया गया था। बिल्कुल लागू पारित जो हुआ था वो 1992 में होता, लेकिन अधिनियम बनने की बात हो रही है तो वो 1990 में आएगा। ये सारे क्वेश्चन इसलिए क्लियर करते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कि जो है कब बना, क्या हुआ। अधिनियम जो है पारित हुआ और पूरा वो लाकर लागू हुआ, उसमें अधिनियम जब बना 1990 में और पारित हुआ 1992 में। प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रतिभागियों को हिमभंजक खेल खिलाना, प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाना, प्रतिभागियों को स्वयं से परिचित करवाना, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना, सहभागियों से पुनर्निर्देशन प्राप्त करना। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपका होगा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर के लिए कहना। भाई प्रशिक्षण देना है तो सबसे पहले उसके लिए आप तैयार करो। उसके बाद में प्रतिभागियों को हिमभंजक खेल खिलाना। हिमभंजक मतलब कि बच्चे पहले ऐसा खेल खेलें ताकि उनको चोट चपेट लगने से वो मतलब एक तरह से क्या हो कि यूज टू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हिमभंजक खेल खिलाएंगे। हिमभंजक के बाद में क्या करेंगे कि उनको स्वयं से परिचित करवाएंगे कि भैया आप देख लो आप किस प्रकार से हो, आपको क्या चाहिए, क्या सोचना, क्या विचारना है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाएंगे। लास्ट में सहभागियों को पुनर्निर्देशन प्राप्त कराएंगे, यानी कि DACBE। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकप्रिय सिनेमा पुरुषत्व व अस्तित्व की धारणा को प्रभावित नहीं करता या कर सकता। लोकप्रिय सिनेमा पुरुष व स्त्री की धारणा को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, बोल रहा है। लैंगिकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण करने वाले अधिकर्ता पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए लोकप्रिय सिनेमा जो है वो पुरुष और स्त्री की धारणा को प्रभावित करता है, कैसे नहीं करता। वहीं से देखिए ये मैं नहीं बोलती कि बिगड़ने की स्थिति सिनेमा से ही होती है। देखो प्रतिलोम और अनुलोम ये दोनों है, मतलब कि विलोम अनुलोम दोनों होता है। बिगड़ना भी सिनेमा से ही आया और टीवी से आई है, और बनना भी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। वहीं से बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी देखने मिली, लड़की हो ऐसा नहीं कर सकती। बहुत पहले एक सीरियल आता था ना आना इस देश मेरी लाड़ो, बहुत अच्छा सीरियल था, माइंड ब्लोइंग। तो उसमें देखिए वो अवधारणा को दिखाता था पुरुष ये है स्त्री ये है, तो ये क्या है, ये कथन बिल्कुल से गलत माना जाएगा। इसके बाद लैंगिकता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका जो ऐसा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। कार्य संचरण की एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों के उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्या बताना है, शिक्षा कार्य एक ऐसा है जिसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से किया जा सकता है। व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, मूर्त और अमूर्त कोई नहीं। तो व्याख्या करके हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, व्याख्या करके हम लोग उसके अंदर की चीज़ों को समझा सकते हैं, अपने अंदर की चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको व्याख्या करके उसकी सारी चीज़ों को हम लोग ये उसके सामने प्रकट कर सकते हैं कि ये आप देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, ठीक है। अनुकूलन, मूर्त, अमूर्त ये नहीं होता है, आपका क्या आएगा, अंतर्दृष्टि आएगा, ठीक है, जिसको इनसाइट बोलते हैं। इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है, कौन सा अधिक जोखिम और अधिक लाभदायक है। NSC, PPF, साझा कोष और सरकारी बंधपत्र। NSC ये असुरक्षित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो अपना पहले 7 साल का होता था, 5 साल का होता था, अब 7 साल का होने लगा, ठीक है। तो ये जोखिम भरा नहीं है। PPF, ठीक है, साझा कोष
कोप लिखा हुआ है, कोष होना चाहिए। साझा कोष भी ऐसा नहीं है, उसका अच्छे से कागज कार्रवाई होती है। सरकारी बंद पत्र मतलब महत्व मजबूत है ही। इसमें जो आपका पीपीएफ है यही ऐसा है, लाभदायक तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा जोखिम भरा है। औपचारिक शिक्षा है एक संगठित, व्यवस्थित, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक शैक्षिक गतिविधि। ठीक है, तो बताइए क्या है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा आपकी क्या है कि आप इसको एक संगठन बना सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि एक हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग तो मतलब अलग ही दुनिया हम लोगों की चलती, कोई देखने पढ़ने वाला नहीं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने किसी की कोचिंग सेंटर ले रखी हो, तो आप देखिए वो अनौपचारिक संगठन है। भाई आप जब मन करे आप देखो, जब मन करे आप नहीं देखो, है ना, ऐसे ही होता है। अनौपचारिक है, ठीक है। व्यवस्थित है लेकिन उनके तरफ से वो व्यवस्था है, वो व्यवस्थित करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है लेकिन अनौपचारिक की बात हो रही है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और एक शैक्षिक गतिविधि है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तीसरा भी होगा, इंस्टीट्यूशनल भी होगा। ठीक है, इसमें तीसरा भी होगा, इसको लगा लीजिएगा, तीसरा भी होगा। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है, संगठित भी है, व्यवस्थित भी है, शैक्षिक गतिविधि भी है। ये आपका ए सही है। ए में तीसरा लिखना भूल गया था। 1, 2, 3 और 4, चारों सही है। ठीक है, चले। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है स्व अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकरण। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा में क्या हो सकता है, स्व अध्ययन भी होता है, शैक्षणिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों से अध्ययन होता है, औद्योगिकरण भी है, बिल्कुल से आजकल उद्योग चल रहा है इसका। अगर कुछ नहीं है तो प्रत्यक्ष अध्ययन, प्रत्यक्ष मतलब सामने बैठाकर अध्ययन दूरस्थ शिक्षा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलें। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए, लचीली, आरंभिक, सरल, सुसंगत। तो आपको पता है कि क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए अनौपचारिक के लिए। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मतलब मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1972, 1982, 1985 या 1979। ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो आपका प्रारंभ हुआ वो 1979 में आपका प्रारंभ हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा कि राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय था सबसे पहले ये दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्र के माध्यम से, दिल्ली में ये केंद्र के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्र के माध्यम से 10 साल चला वहाँ पर। ये लगा कि हाँ भैया ये मुक्त विद्यालय जो है ये गांव के लोगों के लिए, गांव के बच्चे हैं इनके लिए ज़्यादा उपयोगी लगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये बिल्कुल सफल हो गया तो 1989 में ये राष्ट्रीय बन गया। ठीक है, क्या बन गया, राष्ट्रीय। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1989 में प्रारंभ हुआ। इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए 1979 लगा है। 1979 में दिल्ली में केंद्रीय मुक्त विद्यालय था, केंद्रीय मुक्त विद्यालय था। ध्यान से सुन लीजिए, 1979 में केंद्रीय मुक्त विद्यालय था और 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एंड्रोगॉडी किस शिक्षण से अध्ययन में है, तो एंड्रोगॉडी है आपका प्रौढ़ से। आप इसको इस तरह से मान सकते हैं इंदिरा गांधी, एंड्रोगॉडी। इंदिरा गांधी जो आपका जो है एजुकेशन है वो ज़्यादातर प्रौढ़ लोगों से ही जुड़ा हुआ है, तो एंड्रोगॉडी इंदिरा गांधी से आप मान सकते हैं। और एंड्रोगॉडी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा से विचार रखता है। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है वेटर सर्विस, रूम सर्विस, स्व सर्विस और बैंक्वेट सर्विस। तो सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत मतलब होता है बहुत अच्छा हो जो चीज़। ठीक है, और अत्यधिक औपचारिक रूप से। तो आपकी जो स्व सर्विस होती है, जैसे
आप लोग, कोई लोग अगर मतलब मैं क्या बताऊँ, वैष्णो माता जाते हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, तो आपको वहाँ पर जो है कैंटीन वगैरह मिलती है। वैष्णो माता जाते हैं, रास्ते में कैंटीन मिलती है। केदारनाथ धाम में जाते हैं, रास्ते में कैंटीन मिलती है। आप और भी बहुत अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, रास्ते में आपको कैंटीन मिलती है। खासकर आपको जो है देवीय स्थान पर आप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, पर्ची लेनी पड़ती है। ठीक है, अधिकतर अब टोकन का सिस्टम हो गया है। पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, आप टोकन लेते हैं और आप जाते हैं काउंटर पर जहाँ पर भोजन प्राप्त करना होता है। टोकन आप ले लेते हैं, भाई आपको राजमा चावल चाहिए, आपको कढ़ी चावल चाहिए, आपको छोला भटूरा चाहिए, आपको डोसा चाहिए, आपको जो भी चाहिए। पहले वैष्णो माता में तो सिर्फ राजमा चावल और कढ़ी चावल रास्ते में मिलता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, कॉफ़ी चाहिए अगर आपको, ठीक है, आपको अगर ठंडा चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ों का आपको टोकन मिलता है। टोकन लेके आप जाते हैं काउंटर पर, काउंटर पर खड़े होते हैं, आप उस टोकन को देते हो। टोकन देके पता चल जाता है उसको कि ये क्या है, ये राजमा चावल है, ये कढ़ी चावल का टोकन है, या और भी बहुत चीज़ें लिखी रहती है लेकिन मिलती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जब टोकन लेके जाते हो तो आपको खुद ही वहाँ पर वो आपको परस के देता है, परोसता है थाली में, आपकी कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोला भटूरा, डोसा, इडली जो भी लगाता है लाकर सामने रखता है, और आप खुद लेकर आते हैं, उसको अपने टेबल पे रखते हैं। और जब आप खाना खा लेते हैं, अगर आपके अंदर मैनर है तो वो थाली उठा के आप डस्टबिन में, जो थाली वाला होता है, डिस बीन जो होता है, उसमें आप डालते हैं। और अगर मैनर नहीं हो तो छोड़ के उठ जाते हैं, बट लिखा रहता है हर जगह कि प्लीज़ खाना खाने के बाद में आप बर्तन उठा के रख दें। ठीक, समझ गए पूरा मेरा प्रोसीजर? तो क्या हो जाएगा, स्व सर्विस हो जाएगा। इतना बोलने का एक ही प्रोसीजर है, समझ गए आप। भारत में प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रमों के स्थापना वर्ष को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, विस्तार या सतत शिक्षा। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करा दिया है, आप सबको पता है। जिसने नहीं देखा पीछे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कार्यपरक साक्षरता की सीमा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको 100 नंबर का जो आपका वो है, 100 और 99 नंबर का जो वीडियो है, उसमें 3 से 4 बार मिल जाएगा। डेट भी आपको सबकी मिल जाएगी, बिल्कुल आप जाकर देख लीजिएगा वहाँ पर। अभी मैं इसको बताऊँगी तो डेट वगैरह सब बताना पड़ेगा। डेट भी मिल जाएगी, फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कार्यपरक साक्षरता की सीमा बढ़ाना, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा का पूरक बनाना, या व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। सबसे पहले क्या हो जाता है आपका, कार्यपरक साक्षरता सीमा बढ़ाना, मतलब कार्य करने योग्य बना देना। ठीक है, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, भाई कभी भी आप शिक्षा प्रदान करो, प्रौढ़ जीवन के बचपन से लेकर प्रौढ़ तक। विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा का क्या बोलते हैं उसको, पूरक बनाना। ठीक है, कि भाई विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा आपको मिली है, मान लीजिए किसी कारण से आपको वो अच्छे से नहीं मिल पाई, तो आप उसको उपयोग कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। ये चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन प्लीज़ सही कीजिएगा। वहाँ पर सी दिया हुआ है आपको, क्या बोलते हैं, ABC सिर्फ दिया हुआ, लेकिन होगा आपका चारों। ठीक है, आपका चारों आंसर सही होगा। अनौपचारिक शिक्षा होती है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है, स्वैच्छिक गतिविधि वाली होती है। ठीक है, तो बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा संगठित तो होती है, भाई एक संगठन है तभी अनौपचारिक शिक्षा चलती है। ठीक है, संगठित होती है, साथ में साथ व्यवस्थित भी होती है, भाई व्यवस्था अगर नहीं बनेगी तो व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगी, क्या अत्यधिक संस्थानिक होती है, संस्थान के ही माध्यम से होती है, ऐसी बात नहीं है, आपको अलग अलग जो है तरीक़ों से मिल जाता है, लेकिन संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट से भी अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं। आप लेते हैं पार्थ एजुकेशन, आप लेते हैं चंद्रा एजुकेशन, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट, और इसके बाद में आप लेते हैं, अरे बहुत से चैनल हैं, जैसे मान लीजिए आप दृष्टि IAS एकेडमी, एक इंस्टीट्यूट का ही माध्यम है, संस्थान ही है। आप तथास्तु IAS एकेडमी है, तथास्तु तनु जैन चला रही हैं मैडम जी, तो ये सब लेते तो संस्थान क्या होता है, संस्थानिक भी होगा, शैक्षिक गतिविधि भी होगी। ये चारों होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 3, 4 और 1, यहाँ पर ये जोड़ लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन सही कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं। सरल से जटिल, ठोस से अमूर्त, कार्य द्वारा अधिनियम, श्रवण द्वारा अधिनियम। ठीक है, आपको बताना है। तो उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति, तो विस्तार शिक्षा की जो पद्धति होती है, सबसे पहले तो सरल से जटिल होती है, बिल्कुल सही बात है। सरल से जटिल के बाद ठोस से अमूर्त होती है। पहले कोई चीज़ दिखाई जाती, ठोस मतलब दिखाना, अमूर्त मतलब ना दिखाना, फिर भी बताना। ठीक है, मान लो कि आपने पढ़ाया कि भैया न्यूटन का इसमें लॉ लग रहा है, नीचे चीज़ें गिर रही हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण है। तो आप बच्चे को दिखाओगे पहले, देखो एप्पल तो न्यूटन नहीं गिराया था, आपके पास लॉजिक है कि एप्पल क्लास में नहीं होगा। आप डस्टर गिराओगे, आप चौक गिराओगे, आप मार्कर गिराओगे और वो नीचे जाके गिरेगा, तो आप बोलोगे बच्चे से देखो नीचे ही गिरा है ना, ऊपर नहीं गया, तो बच्चा समझेगा। ठीक है, तो ठोस से अमूर्त, फिर बाद में आप बताओगे बच्चे देखो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का लॉ, उसमें क्या हुआ था, बच्चा कहेगा हाँ सही बात है। ठीक, इसके बाद में कार्य द्वारा अधिगम। ठीक है, विस्तार शिक्षा की बात हो रही है, और विस्तार शिक्षा की जो बात हो रही है ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन मेरे दिमाग में मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ, श्रवण द्वारा भी अधिगम होता है विस्तार शिक्षा में। यानी कि आप वीडियो को सुनते हैं, आप जो है चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन जो है जहाँ पर शिक्षा की बात आ रही है वहाँ पर थोड़ा सा विस्तार शिक्षा में श्रवण की जो है भूमिका को कम किया समझा जा रहा है। इसलिए इसको मानना न मानना आपके ऊपर है। ABC सही है और मेरे ख्याल से D सही है, मैं D ज़रूर लगाऊंगी, और आगे आप लोग इसको समझ लीजिएगा D होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। औपचारिक, अनौपचारिक, कॉर्पोरेट क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित जो अनौपचारिक क्षेत्र जिसकी सूची नहीं है उसमें भी है। दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है। औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, द्विकीय संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाता है आपका अनौपचारिक संप्रेषण, कोई औपचारिक नहीं, आप कैसे भी संप्रेषण कर सकते हैं। यहाँ दो मित्रों की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आपका द्विकीय, द्विकीय मतलब दो लोग की भी होती है। अभी अगर आप जो है उसको मर्ज नहीं करते कॉल्स को, तो दो लोग ही बात करते होते हो। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण भी होता है, उसमें आप आपस में बात करते हो। 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। किसी विस्तार शिक्षण कार्यक्रम के लिए दौरा आयोजित करने के उद्देश्य हैं आगंतुकों की रुचि जगाना, सदस्यों का पता लगाने में मदद करना, समुदाय की समस्या का समाधान, संबंधित परंपराओं की व्यवहार्यता देखना और समुदाय के समूह नेताओं की पहचान करना। आपको क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विस्तार कार्यक्रम के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने के उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य की बात हो रही है। तो आगंतुक जो होते हैं उनकी रुचि जगाना होती ही होती है। ठीक है, उसके बाद समस्याओं का पता लगाना भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है, समुदाय की समस्या का समाधान। जब दौरा कराया जा रहा है तो समस्या समाधान नहीं हो सकता, पता ही लगाया जा सकता है। संबंधित परंपराओं को देखना, सही बात है, आप परंपरा देखेंगे। समुदाय के समूह नेताओं की पहचान कराना, तो समुदाय के समूह नेताओं की पहचान कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 1 2 4 ऑप्शन जो आपका सही है वो सही है, कहाँ पर है 1 2 4 ऑप्शन नंबर ये D सही है। और बढ़िए आगे, आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका उदाहरण है? मौखिक माध्यम, स्थानीय माध्यम, समरसित माध्यम या अप्रत्यक्ष माध्यम। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने के लिए घोषणा करने वाला पर्चा किसका उदाहरण है? तो स्थानीय माध्यम। ठीक है, अप्रत्यक्ष माध्यम अगर होता तो पर्चा कैसे होता, समरसित होता तो बोलता हुआ पर्चा जो कि आजकल चलता है, मौखिक होता तो बोल के माइक पे बताता। ठीक है, तो स्थानीय होगा। एक अनौपचारिक प्रबोध किस उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है? ठीक है, बताना है किसके लिए करता है। तो सबसे पहले आपको बताना है स्थानीय नेताओं की पहचान कर, अभी मैंने बोला कि नहीं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। निश्चित उद्देश्यों को अपनाने के लिए, क्या निश्चित उद्देश्यों को अपनाने के लिए बिल्कुल निश्चित उद्देश्य पता चलने चाहिए ताकि हम उसको अपना सकें। इसके बाद सामग्री को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए, सामग्री अगर पता नहीं चलेगी तो कैसे काम चलेगा। अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के लिए, लागत लाभ विश्लेषण के लिए, लागत लाभ के लिए हमारा कोई आवश्यकता नहीं। अधिगम परिणामों का मूल्यांकन आप देख सकते हैं भाई क्या किसने सीखा क्या किसने नहीं सीखा, B C
डी आपका जो ऑप्शन है वो सही है। बी, ये यहाँ पर ई लिखा है पर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। बी सी डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शिक्षित करके व्यक्ति की दृष्टिकोण बदलना का आधारभूत दर्शन है शिक्षा, शिक्षण, इतिहास, विस्तार करना या विस्तार कार्य। तो बताइए शिक्षित करके आदमी क्या कर सकता है? तो शिक्षित करके व्यक्ति की दृष्टिकोण बदली जाती है विस्तारण शिक्षा या विस्तारण कार्य के आधारभूत दर्शन के लिए, मतलब कि प्रसार शिक्षा के लिए, एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जाएगा विस्तारण कार्य। बच्चों और वयस्क के समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय आधारभूत तंत्र है भूदान, नई तालीम, प्रयोग परियोजना, मार्तंडम। तो नई तालीम मतलब कि क्या है? जो बच्चों को आगे बढ़ाए और शिक्षा दे। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए कि वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ उन्हें उस तरह से व्यवहार करना सिखाना है जिस तरह से वे नहीं करते। किसने कहा? ये कहा है रस्किन ने, ठीक है, जॉन रस्किन ने कहा है। और ये उन्होंने अपनी बुक एक लिखी थी, उस बुक में उन्होंने कहा था। आप इसको अगर सर्च करेंगे तो बुक आपके पास तो शायद मुश्किल हो मिलना, लेकिन गूगल पे ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, शायद आपकी बुक में हो या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लेना आपको मिल जाए तो। लेकिन रस्किन ने बोला था, अपनी बुक में उन्होंने लिखा था। वह समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, समूह के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक, औपचारिक, स्थानीय या संरचनात्मक, क्या बोलते हैं उसको? तो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है। सदस्यता रोल मतलब कि सदस्यता दे दी जाती है, ये आपका काम है, ये आपका काम है, काम है। या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये औपचारिक हो जाता है। भाई आपको एक काम दे दिया गया ना, आपको टाइम से करना ही करना है। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता है जबकि विद्यालय उपस्थिति है। प्रतिभागिता आवश्यक है जबकि विद्यालय उपस्थिति क्या है? प्रतिभागिता आपकी आवश्यक है या ऐच्छिक है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या है कि प्रतिभागिता लेना आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। विस्तारण एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो रही है, आप उसमें जाना चाहे ना जाना चाहे वो आप पर तय करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है क्या करना चाहिए। व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मानव क्षमता को समृद्ध करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अधिगम की कार्यात्मक प्रासंगिक को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्वेच्छाचारी कार्य को बढ़ाना चाहिए, भाई स्वेच्छा से कार्य नहीं होता है यहाँ सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है यही आपका सही है। प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब सहायक है सहभागियों के परस्पर मेलजोल बढ़ाने में, सहभागियों में हिचक दूर करने के लिए, चिंतन को उत्प्रेरित करता है, प्रतिस्पर्धा का सृजन करता है। बताएं ऑप्शन क्या सही जाएगा, इसको आपको बताना है। तो प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब की जो सहायता होती है, ये क्या करता है? पहले तो मेलजोल बढ़ाता है, ठीक है, उसके बाद हिचक दूर करता है, ठीक है, उसके बाद में क्या करता है? चिंतन को उत्प्रेरित करता है, प्रतिस्पर्धा का सृजन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परस्पर मेलजोल बढ़ा रहा है, यानी कि 1, 2, 3 आपका ऑप्शन है जो है वो सही। साक्षरता के 3 स्तंभ में पढ़ना, लिखना, हिसाब करना, जवाब देना। अब बताइए क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या है? पढ़ना, लिखना, हिसाब देना या जवाब देना। साक्षरता के 3 मिशन हैं, क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी कि हिसाब देना या जोड़ना या घटाना, जो भी आप इसको मान लो। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, औपचारिक शिक्षा आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, 56 मैंने इसलिए 55 ही कराती, 56 इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बीच में नहीं कराया। औपचारिक शिक्षा के उपयोग होने वाले उपागम पद्धति होनी चाहिए शिक्षक अभिमुखी, खेल अभिमुखी, शिक्षार्थी अभिमुखी, मूल्यांकन मुखी। और अनौपचारिक शिक्षा के उपयोग होने वाले उपागम में क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो जो है शिक्षार्थी, शिक्षक, खेल, मूल्यांकन,
तो अनौपचारिक शिक्षा में हमेशा शिक्षार्थी अभिमुखी, औपचारिक शिक्षा में भी शिक्षार्थी। आजकल बच्चों पे ही सारा फोकस हो रहा है। बच्चे चाह रहे हैं अगर तो आप उनको पढ़ाओ, बच्चे नहीं चाह रहे तो आप उनको खिलाओ। ये अलग सी बात है, खेल के माध्यम से पढ़ाओ, पढ़ाना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। बच्चे नहीं चाह रहे पढ़ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम लोग खेलते हैं। खेल खेल में गिनती सिखाओ उनको, खेल खेल में काका काका सिखाओ, खेल खेल में ABCD सिखाओ। एलिफेंट किसी बच्चे को बना दो, देखो ई से एलिफेंट है। किसी बच्चे को आप हॉर्स बनाओ, किसी बच्चे को आप बॉल की तरह जो है बोलो को देखो बॉल फेंको, उधर बॉल गया, वो देखो उछल रहा है, क्या है, बॉल है, बी फॉर बॉल। वो अलग सी चीज़ है ना सिखाना, लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करना है, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन थे आपके 40 क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।